अब जानेंगे चैप्टर 7 आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता हुआ है जिसमें हम जानेंगे कि माता पिता के गुण उनके संतानों में किस प्रकार निहित होते हैं, और उसी में जानेंगे कि जैव विकास क्या है, किस प्रकार जीवों की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार यह जो पर्यावरण हमारा है किस प्रकार धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अर्थात विकसित होकर के और नए नए जीवों की उत्पत्ति कर पाया। तो जानेंगे सभी मनुष्य की मूल संरचनाएं एक ही जैसी होती है, परंतु समरूप यमज को छोड़कर इनमें आपस में कुछ भिन्नताएं आवश्यक होती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति तथा उसके क्रम विकास एक प्रमाणिक तथ्य है। सभी जीवों में कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। भिन्नताएं क्या होती है? भिन्नताएं जीवों के ऐसे गुण हैं जो उनके अपने जनक अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल के स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। किसी भी घर परिवार के एक ही प्रकार के लोगों में जो उनके संतान दर संतान होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती है। उनका कद लेकर, उनका रूप लेकर, उनका लैंग्वेज लेकर, उनका वातावरण लेकर, उनकी पारिवेशिकता लेकर, ये सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब ये विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, एक जनकी और एक कायिकी। जनकी विविधता क्या है? ऐसी विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन, जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण होती है। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है। इस कारण से जनन की विभिन्नताएं आनुवांशिक विभिन्नता भी कहलाती है। जनन की विभिन्नताएं आनुवांशिक विभिन्नता क्यों कहलाती है? क्योंकि ये क्रोमोसोम में ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा है कायिक विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकता है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थिति जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। ऐसी विभिन्नताएं उपार्जित होती हैं, इसलिए इनका जैव विकास में महत्व नहीं होता है। क्रमिक विकास का कोई जैव विकास में महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये ऊपरी बदलाव है। किसी का हाथ कटना, कान कटना, नाक कटना, ये सभी जो है कायिक विभिन्नताएं हैं। जबकि जन की विभिन्नताएं क्या है? तो जन की विभिन्नताएं में आती है कोई जन्म से ही विकलांग होगा। ये सभी जो विभिन्नताएं हैं जन की विभिन्नताएं। अब आनुवांशिक विभिन्नता तथा उनका संचयन। किसी भी जीव के पौत्रिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचारित होते रहते हैं। फिर भी लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के बिल्कुल समरूप नहीं होते। वे कई गुणों में अपने जनक से भिन्न होते हैं। यहाँ जनक है, देख रहे हैं तो भिन्नता प्रकट कर रहा है, भिन्नता प्रकट कर रहा है। यहाँ से देखिए भिन्नता है, यहाँ से भी भिन्नता प्रकट कर रहा है, यहाँ भी भिन्नता प्रकट कर रहा है। तो विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होने का चित्र, ये चित्र दिखाया गया। आनुवांशिकता में विभिन्नताओं के प्रकार बताए गए, अर्थात आनुवांशिकता में विभिन्नताएं के ये प्रकार बताए गए। यहाँ जनक का निचला जो सिरा है ये रंगा हुआ है, यहाँ पर दो सिरा रंगा है, यहाँ भी दो सिरा रंगा है। इससे जनक में दो सिरा रंगा हुआ है, यहाँ एक ऊपर और एक नीचे रंगा हुआ है। यहाँ वाला दो सिरे में एक सिरा रंगा हुआ, एक सिरा रंगा हुआ, एक में डॉट डॉट और संरचना मिल रही है। तो ये सभी विभिन्नताएं जिस प्रकार बताई जा रही है, इसी प्रकार के किसी भी जनक में विभिन्नताएं पाई जाती है। अब आनुवांशिकता, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिकी गुण या पौत्रिक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचारण आनुवांशिकता कहलाता है। अतः जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पौत्रिक गुणों का संचारण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत करते हैं, जो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवांशिकी का इंग्लिश होता है जेनेटिक्स कहलाता है। तो आनुवांशिकता क्या है? इसमें माता पिता के गुण अपने संतानों में निहित गुणों को बताता है, उसे ही जेनेटिक्स कहते हैं। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुणों जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण उनके जीन प्रारूपों के कारण ही होता है। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दबावों द्वारा निर्देशित वैसे आनुवांशिकी लक्षण या विशेष
मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो मेंडल का जन्म हुआ कहाँ? तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर हुआ। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान के ईसाई के एक मठ में पादरी थे। जन्म के बाद ये एक पादरी के रूप में भूमिका निभा रहे थे। पादरी किसको कहते हैं? तो ईसाई धर्म में जो पंडित होता है उसी को पादरी कहा जाता है। इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली, इसलिए इन्हें आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्ष में उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया, परंतु विज्ञान जगत में 34 वर्ष तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब एक ग्रेगर मेंडल का ध्यान क्यों नहीं दिया गया इनके अध्ययनों पर? तो उस समय डार्विन की परिचर्चा दुनिया में हो रही थी। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत दिए थे डार्विन। तो इस परिकल्पना के कारण डार्विन का चारों ओर महत्ता होने के कारण इसकी मात्रा ग्रेगर जॉन मेंडल की मात्रा कम गई थी। इसी कारण 34 वर्ष तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब इनके 3 शिष्य अलग अलग देश के वैज्ञानिक के रूप में उत्पन्न हुए और उनके बाद इनकी मात्रा को देखे तो बोले कि ये तो पहले से ही खोजा गया, अर्थात मेंडल साहब खोज के ही मृत्यु को प्राप्त किए। तो मृत्यु पश्चात 3 देश के वैज्ञानिक, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और स्ट्रेबर्ग, ये सभी देश के वैज्ञानिक, 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इनके प्रतिपादन को महत्ता दे रहा है मृत्यु पश्चात। तो कह रहा है 34 वर्ष तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनके मृत्यु के पश्चात 1900 ईस्वी में इनके प्रयोग के निष्कर्ष को वैज्ञानिक द्वारा मान्यता मिली। अब मेंडल चुना किस पौधे को? तो मेंडल जो चुना था वो था गार्डन पी, यानी कि बागवानी मटर। कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं। मटर के पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, जैसे लंबा पौधा तथा बौना पौधा, गोलाकार बीज तथा झुर्रीदार बीज, पीले रंग वाले बीज तथा हरे रंग वाले बीज। इन सबों के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कराते रहे। उसके फलस्वरूप ये देखे 2 लंबा पौधा लिए, 2 बौना पौधा लिए, क्रॉस कराए तो ये जनक कहलाया। जनक से जो युग्मनज निकला इससे T1 लंबा पौधा निकला। पुनः इससे यहाँ पर ये लंबा पौधा को क्रॉस कराए, यहाँ से ये लंबा पौधा। ये जो बड़ा टी है ये प्रभावी गुण बताता है, जो छोटा गुण है ये भी प्रभावी गुण बताता है। ये बताता है लंबा है, ये बताता है बौना है। जब इस प्रकार का संयुग्मन हो तो इसमें जो बड़ा है जिसका प्रभावी गुण दिखाएगा तो लंबा बताएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे संकर लंबा। संकर लंबा। अब यहाँ टी से क्रॉस कराया गया तो लंबा और नाटा, लंबा नाटा, ये हो गया गैमेट के रूप में। पहला पीढ़ी में जो युग्मनज हुआ तो यहाँ टी, इसके लिए टी। अब F2 पीढ़ी में क्या आया? टी गुना टी लंबा आया, टी गुना टी लंबा आया। इसको हम बोल सकते हैं शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा ये आया लंबा, ये हो गया संकर लंबा। संकर लंबा ये भी हो गया संकर लंबा। क्यों? बड़ा टी है छोटा टी, ये छोटा है तो शुद्ध बौना हो गया, ये शुद्ध बौना। तो ये F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी हो गया बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी। F2 पीढ़ी में जो आया बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी। जीन प्रारूपी अनुपात क्या था? बड़ी टी अनुपात बड़ी टी छोटी अनुपात छोटी टी 1:2:1। ये जो बड़ी टी छोटी टी है ये 2 बने तो 2 है। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? लंबा बौना के आधार पर तो 1 2 3 लंबा बना 3:1 यानी बौना 1। तो यहाँ से ये जो जीन है इसी को बोलते हैं जीनोटाइप, और ये जो लक्षण प्रारूपी है इसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अनुपात पूछेगा तो बताना है 3:1। जीनोटाइप पूछेगा तो बताना है 1:2:1। 2 पीढ़ियों तक का एक जोड़े विपरीत गुणों का वंशानुगति। अब यहाँ देखेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है। तो ये लक्षण जो बता रहा है अर्थात फिनोटाइप हमारा हो गया 3:1। एक संकर क्रॉस के लिए, एक संकर क्रॉस अनुपात जब पूछेगा तब लक्षण प्रारूपी अनुपात में बताएंगे 3:1, और जीन प्रारूपी अनुपात में बताएंगे 1:2:1।
तो ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप। मेंडल के इस प्रयोग को एक संकरण कहा जाता है, क्योंकि इस प्रयोग में केवल एक जोड़े विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया गया है। इस प्रयोग में मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण बहुनापन में ना तो कोई बदलाव आता है और ना ही ऐसे गुण लुप्त होते हैं। संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ी में पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। यह निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम कहलाता है। जानेंगे एक जोड़े विपरीत गुणों के वंशानुगति के अध्ययन के बाद एक जो संकरण क्रॉस था उसमें बताया गया था 3:1, ये था फिनोटाइप, और जीनोटाइप 1:2:1। इसके बाद हम जानेंगे कि एक जोड़े विपरीत गुणों के वंशानुगति के अध्ययन के बाद मेंडल ने मटर के पौधे में 2 जोड़े विपरीत गुणों के वंशानुगति का अध्ययन किया। मेंडल के इस प्रयोग को द्विगुणन संकरण कहा जाता है। इस प्रयोग में उन्होंने मटर के ऐसे पौधों का चयन किया जिसमें एक प्रकार के पौधे के बीज गोलाकार तथा पीले रंग के बीज थे तथा दूसरे प्रकार के पौधे के बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। इन दोनों पौधे के आपस में प्रजनन के पश्चात प्राप्त सभी F1 पीढ़ी के पौधों के बीज गोलाकार तथा पीले रंग के हुए। F1 पीढ़ी के पौधे का जब आपस में प्रजनन कराया गया तब उनमें 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। इन बीजों में 315 बीज गोलाकार तथा पीले, 108 बीज गोलाकार तथा हरे, 101 बीज झुर्रीदार तथा पीले एवं 32 झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। इन बीजों का लक्षण प्रारूपीय अनुपात 9:3:3:1 पाया गया, अर्थात कुल अनुपात जो बताया गया वो 16 बताया गया। टोटल मान 16 और उसको अनुपात में हम विभाजित करते हैं तो 9:3:3:1। यहाँ देखेंगे पीला गोलाकार बीज, यहाँ देखेंगे हरा झुर्रीदार बीज, छोटा वाई छोटा आर छोटा आर। पीला गोलाकार बीज के लिए हम बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई बड़ा आर। ठीक, पहला पीढ़ी में जब ये दोनों क्रॉस किया तो बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर क्रॉस करके एक मनज में आया बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर। जो पीला गोलाकार बीज आया ये जब क्रॉस में भाग दोनों तरफ लिए तो इसके बाद इससे 4 युग्मनज बना, इससे भी 4 युग्मक। 4 युग्मक को हम ऊपर रखे, यही 4 युग्मक को नीचे रखे। जब ये आपस में क्रॉस किया तो बनाया पीला गोलाकार बीज, ये दोनों क्रॉस किया तो बनाया पीला गोलाकार बीज, ये दोनों क्रॉस किया तो बनाया पीला गोलाकार बीज, ये दोनों क्रॉस किया तो बनाया पीला गोलाकार बीज। अर्थात यहाँ से बड़ी बाई बड़ी आर तो हो गया पीला गोलाकार बीज। यहाँ से बड़ी बाई छोटी आर तो बड़ी बाई बड़ी आर के साथ क्रॉस किया तो बनाया पीला गोलाकार बीज। यहाँ से छोटी बाई बड़ी आर बड़ी बाई बड़ी आर तो यहाँ से बना पीला गोलाकार बीज। इसी प्रकार आगे के क्रॉस में हुआ बड़ा बाई छोटा आर क्रॉस किया तो बना पील गोलाकार। यहाँ से ये दोनों क्रॉस किया तो बना पीला गोलाकार बीज, ये दोनों क्रॉस किया तो बना पीला झुर्रीदार बीज। क्यों? छोटा आ गया छोटा आर छोटा आ गया, ये लगी झुर्रीदार। पीला था ये भाई, जो इसमें प्रभावी होगा उसको हम बड़ी मानेंगे, जो अप्रभावी होगा वो छोटी होगा। तो यहाँ दोनों छोटी आ रहे हैं तो झुर्रीदार हो गया। यहाँ देखेंगे दोनों बड़ा है, ये लगी गोलाकार हो गया। यहाँ से पीला गोलाकार बीज हो गया, यहाँ बड़ी आ रहे तो गोलाकार हो गया। यहाँ से छोटी बाई छोटी तो यहाँ से हरा हो गया, बड़ी बाई छोटी बाई तो ये हो गया पीला गोलाकार। यहाँ से हो गया क्रॉस किया तो बड़ी बाई छोटी छोटी आर तो पीला झुर्रीदार बीज। यहाँ छोटी बाई बड़ा आर तो हरा गोलाकार बीज। यहाँ छोटी बाई बड़ा छोटी आर तो यहाँ बन गया हरा झुर्रीदार बीज। तो ये शुद्ध पीला गोलाकार बीज बना और ये शुद्ध हरा झुर्रीदार बीज बना। तो 2 पीढ़ियों तक 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशानुगति इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ये मेंडल द्वारा दिया गया 2 संकर क्रॉस का बताया गया युग्मक है। जिन प्रारूप यहाँ पर लिखा गया 1:2:2:4:1 1:2:2:3:1। फिनोटाइप ये जीनोटाइप था, फिनोटाइप जो बताया गया 9:3:3:1। ये जो 9 है ये 9 हो गया पीला गोलाकार बीज, ये 3 जो है ये हो गया पीला झुर्रीदार बीज, ये 3 जो हुआ हरा गोलाकार बीज, और ये जो 1 हुआ वो हुआ हरी झुर्रीदार बीज।
तो इस प्रकार ये द्विसंकर क्रॉस के द्वारा हम इस प्रकार के युग्मक को दिखाते हैं। इन प्रयोगों से निकाला गया कि निष्कर्ष मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम कहलाता है। इसके अनुसार एक अनुवांशिकी लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। प्रभावी तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ अप्रभावी गुण भी हो सकता है। एक का अप्रभावी दूसरे के अप्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी मिल सकता है। कभी कभी प्रभावी अप्रभावी से मिल जाएगा, कभी अप्रभावी प्रभावी से मिल जाएगा। मेंडल के प्रयोगों पर आधारित नियम मेंडल के नियम कहलाते हैं। इन्हीं नियमों को सामने रखकर बाद के वैज्ञानिकों ने जंतुओं पर भी ऐसे ही प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि मेंडल के नियम जंतु पर भी लागू होते हैं। हाँ, जिस प्रकार मटर के पौधा में लागू हुआ उसी प्रकार के अन्य जीव जंतुओं में भी लागू हुए। तो सभी वैज्ञानिक माने कि हाँ, मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है वो बिल्कुल सही है। लिंग निर्धारण, हमें यह ज्ञात है कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से एक मनुष्य बनता है जो विकसित होकर अपने जनकों जैसे नर या मादा जीव बना देता है। ड्रोसोफिला, ग्रासहॉपर तथा जेप्सी मौत पर किए गए अनुसंधानों के आधार पर यह निश्चित हुआ कि क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं तो उससे नर या मादा युग्मक का निर्माण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए हमें एक क्रोमोसोम का अध्ययन करना होगा। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम के कारण ही शरीर का निर्माण होता है। 23वां जोड़ा जो भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। इससे लिंग का निर्धारण होता है 23वां जोड़ा। 22 होते हैं एक जैसे, जिसको ऑटोसोम कहते हैं क्योंकि इससे शरीर की रचना होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है। वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम नहीं होते हैं। उनके स्थान पर एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पुरुष में देखा जाए 44 हुआ प्लस एक्स वाई, स्त्री में 44 प्लस एक्स, यहाँ एक्स वाई 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। ये दोनों क्रॉस किया, ये दोनों क्रॉस किया, ये दोनों क्रॉस किया, ये दोनों क्रॉस किया, तो यहाँ 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स वाई। तो जो एक्स एक्स हुआ ये गर्ल के लिए है, एक्स वाई हुआ वाई के लिए है, एक्स एक्स हुआ गर्ल के लिए है, एक्स वाई हुआ वाई के लिए। तो इस प्रकार मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। अभी युग्मकों के निर्माण के समय एक्स और वाई अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः नर में एक्स तथा वाई 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, पर मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम वाले ही युग्मक बनते हैं। इन युग्मकों के निषेचन के फलस्वरूप नर एवं मादा बनते हैं। जिस युग्मक में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंचते हैं वह नर बन जाता है, और जिसमें लिंग क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच पाता है वह मादा बन जाता है। लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हेटेरोगैमिस का सिद्धांत कहते हैं। ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर के नर में 6 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई और मादा में 6 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें भी लिंग निर्धारण मनुष्य जैसा ही होता है। तो जिस प्रकार मनुष्य में होता है उसी प्रकार ही ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर जीव में होता है। इसमें भी मनुष्य के भांति क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैव विकास। जैव विकास क्या है? पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास आरंभ में ही पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ। सब जीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के यहाँ अर्थ समझना है कि जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है। पृथ्वी पर जीव कौन से जीव पहले आए, किस प्रकार जीवों का विकास हुआ, इनके बारे में हम जैव विकास में अध्ययन करते हैं। तो रसायन के अनुसार बताया गया कि जल से जीवों की उत्पत्ति हुई है, और वैज्ञानिक का मत है
कि प्रोटोजोआ पहला जीव है जो पृथ्वी पर आया था, क्योंकि प्रोटो का अर्थ होता है पहला और जोआ मीन्स जीव, पहला जीव। तो हम जैव विकास में समझेंगे कि किस प्रकार जीवों का विकास हुआ। कहना जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पुजवरों का इतिहास तथा उसमें समय समय पर हुए क्रमित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में आप जैव विकास के परमाणु तथा उससे संबंधित कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे अनुवांशिकी विभिन्नता का स्रोत क्या है। हम जान चुके हैं कि जीवों में अनुवांशिक विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण होता है तथा नई जाति के विकास में इसका योगदान हो सकता है। हम यह भी जानते हैं कि क्रोमोसोम पर स्थित जीन की संरचना तथा स्थिति में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण है। प्राकृतिक चयन द्वारा नए गुणों वाले जीवों का विकास इसी प्रकार से होता है। तो अनुवांशिक में विभिन्नता के कारण ही नए जीव पृथ्वी पर आते हैं। साथ ही साथ अपने जनक से भी भिन्न गुण अगर प्रकट कोई करते हैं तो ये प्रकट करते हैं अनुवांशिक विभिन्नता। एक समष्टि या आबादी में जीन की बारंबारता। किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन या उस आबादी के जीन कोष कहलाता है। यानी किसी भी प्रजाति के विशेष एक समष्टि यानी आबादी समस्त जीनों की आबादी का जीन कोष कहलाता है। उसमें एक जीन से अनेक जीनों में जो परिवर्तन होते हैं, अनेक जीन में जो उत्पन्न होते हैं, उसी को जीन कोष कहा जाता है। जीन कोष के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ में जीन में होने वाले चयनित बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। दूसरी स्थिति में हम मान लें कि लाल रंग के भिरिंग, एक उदाहरण ले रहे हैं भिरिंग का, तो लाल रंग के भिरिंग के कुछ संतानों अनुवांशिक विविधता के कारण नीले रंग के हो गए तथा नीले रंग के गुण अगली पीढ़ी में चयनित हो गए, फिर से संचारित होके और नीला से लाल बन गया। हालांकि पहली स्थिति की तरह नीले भिरिंग की आबादी में वृद्धि प्राकृतिक चयन के कारण ही हुआ, बल्कि यह अनुवांशिक विचलन के कारण भी हुआ है। तो कुछ में गुण जो पाए जाते हैं वो अनुवांशिकीय गुण होता है जिसमें बदलाव के कारण, और कुछ में जो होता है वातावरण के भी प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ से देखेंगे ये भिरिंग है, अलग अलग प्रकार के भिरिंग नहीं, ये लाल रंग के भिरिंग है। पहली स्थिति में बताया गया लाल रंग का है, दूसरी स्थिति में बताया गया कुछ अलग आ रहा है, तीसरी स्थिति में छोटे और छोटे भिरिंग, इसमें बड़ा भिरिंग था, इसमें छोटा भिरिंग। जब इस भिरिंग का वातावरण पर प्रभाव पड़ा तो वातावरण के प्रभाव इस पर पड़ा, तो यहाँ से बड़ा भिरिंग और छोटा भिरिंग उत्पन्न हुआ। यहाँ अलग प्रकार के भिरिंग बताए, कुछ भिरिंग इसमें जीवित है और कुछ भिरिंगों की नष्टता आ गई है। इसमें कुछ लाल रंग के हैं और यहाँ पर बताया गया कि कुछ नीले रंग के हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो गाढ़ा रंग का है वो लाल रंग का भिरिंग है, जो थोड़ा खाली है बीच में वो हरे रंग के, और जिसमें बिंदुवत है वो नीले भिरिंग है। तो यहाँ से बताया जा रहा है इस क्रम से जब अगला में बढ़ते हैं तो देखते हैं हरा रंग का भिरिंग पूरा हो गया, लाल से नीला हुआ, नीला से हरा हो गया, और हरा से फिर लाल होगा, लाल से फिर नीला होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें लाल भिरिंग है, लाल भिरिंग है, और कुछ यहाँ पर हरा भिरिंग है। जब ये आगे जैव विविधता में गया तो ये बन गया नीला भिरिंग, नीला भिरिंग की उत्पत्ति से नीला भिरिंग ही बना। तो इस प्रकार भिरिंगों में अलग अलग प्रकार के जैविक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उपार्जित एवं अनुवांशिकी गुण। उपार्जित गुण वैसे गुण जिसमें माता पिता से भिन्नता प्रकट करते हैं, उपार्जित गुण होता है। अनुवांशिक गुण वैसे गुण जिसमें माता पिता के गुण से बैरी करता है अर्थात मिलता हो। पृथ्वी पर जीवों की नई नई प्रजातियों के बनने के कारण जैव विकास ही, यानी नई नई जो जीव प्रजातियां बनी है उसका कारण जैव विकास है। जैव विकास की व्याख्या के लिए कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए, परंतु उनमें अधिकतर को उचित प्रमाण के अभाव में वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकती। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेबी लैमार्क के उपार्जित लक्षणों या लैमार्कवाद तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के प्राकृतिक चुनाव द्वारा, प्राकृतिक चुनाव किसने दिया? चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट डार्विन, और उत्परिवर्तन का लक्षण या लैमार्कवाद लैमार्क दिया, उत्परिवर्तन के लक्षण लैमार्क दिया, प्राकृतिक चुनाव डार्विन दिया। तो उपार्जित लक्षण में बताया गया कि माता पिता से गुण संतान में जो गुण संतान में होगा वो अलग होगा, और डार्विन जो बताया प्राकृतिक चुनाव वो बताया कि प्राकृतिक जिसको रखना चाहेगा, जो जीव प्राकृतिक में संघर्ष करेगा वो जीव जीवित रहेगा। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास या डार्विनवाद को ही सबसे पहले जैव विकास की व्याख्या के संबंध में वैज्ञानिक मान्यता मिली। उपार्जित लक्षण। फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लैमार्क ने सबसे पहले 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक
फिलोसफिकल जूलॉजिकल में प्रकाशित किया। इसे लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति सिद्धांत कहते हैं। लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कायिक, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ जानेंगे संरचना के बारे में। कायिक संरचना मिस हो गया माता पिता से बिल्कुल अलग संरचना प्रस्तुत करना, तो वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। उत्परिवर्तन के लक्षण जानेंगे। तो कह रहा है उत्परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा या कम होता है। जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वह अधिक विकसित हो जाता है तथा जिनका उपयोग नहीं होता है उनको धीरे धीरे से ह्रास हो जाता है। इसके कारण होने वाले शरीर में परिवर्तन को उत्परिवर्तन लक्षण कहते हैं। तो ऐसे लक्षण जिनका हम व्यवहार में उपयोग ज़्यादा करते हैं तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है, और जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे मनुष्य का कान पहले ज़्यादा उपयोगी था, तो ये कान का जो बाहरी जो ये पलट था ये बहुत बड़ा था, धीरे धीरे इसकी कमी हुई अर्थात आज छोटा रूप हो गया। पुनः जिस हाथ का हम उपयोग ज़्यादा बार करते हैं उस हाथ का उपयोगिता भी बढ़ जाती है, और जिस हाथ का उपयोग हम कम करते हैं उसकी उपयोगिता भी कम होती है। जैसे एक बायां हाथ से किसी वस्तु को उठाना और एक दायां हाथ से वस्तु को उठाना। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था कौन? लैमार्कवाद। लैमार्कवाद का बाद में कोई वैज्ञानिक ने जोरदार खंडन किया। तो कह रहा है लैमार्कवाद जो ये निकाला उत्परिवर्तन के लिए, मेरा कई वैज्ञानिक ने जोरदार खंडन किया। खंडन किया मतलब कमियां निकाली। इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक वाइसमान ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर यह दर्शाया कि कटे पूंछ वाले चूहे का संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान रह जाता है। लोहार के हाथ हथौड़े चलाने के कारण उसका हाथ मजबूत हो जाता है, लेकिन उनके संतानों का हाथ मजबूत नहीं होता है। तो ये लैमार्क दिए थे उत्परिवर्तन का नियम, बताया जिसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी वह ज़्यादा विकसित होगा, जिसकी उपयोगिता नहीं होगी वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका खंडन किए वाइसमान एक ही वंशज के 21 पीढ़ी तक के चूहों का पूंछ काटे और कहे कि अगर जो अगला पीढ़ी में पुचकट्ठा चूहा का जन्म हो गया तो हम मान लेंगे कि भाई उत्परिवर्तन का लक्षण जो है सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ उदाहरण और बताए, जिसमें बताए कि यदि लोहार है, लोहार जो हाथ से अपना हथौड़ा चलाता है तो उसका ये जो कोशिका होती है, बॉडी होती है, वो मजबूत होती है, तो उसका जो संतान होता है उसकी भी बॉडी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। अब जानेंगे अनुवांशिकी गुण। अनुवांशिकी गुण होता है वैसे गुण जो माता पिता से उसके संतानों में नहीं होते, माता पिता से उसके संतानों में नहीं होते। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 यानी 1809 में जन्म हुआ होगा और 1882 में मृत्यु। नामक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन। में व्यक्त किया जैव विकास का उसका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। ये जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक में ही बताया गया है प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत। इस प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत को ही हम बोलते हैं डार्विनवाद, क्योंकि इसकी पद्धति जो है वो डार्विन ने दी थी, चार्ल्स डार्विन। उनका यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक आलोचनाओं पर आधारित है। उन्होंने यह समुद्री यात्रा 1831 से 36 तक दक्षिण अमेरिका जाने वाले एक ब्रिटिश जहाज HMS बिगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जहाज से यात्रा की? HMS बिगल से। HMS बिगल से कौन किए? चार्ल्स डार्विन से किया, यही यात्रा की है। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत है। प्राकृतिक में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होता है, इनमें कुछ कुछ असमानताएं होती है। इनमें कुछ कुछ क्या होती है? असमानताएं होती है। जैसे इन्होंने देखा
कि दक्षिणी अफ्रीका में बड़े बड़े आकार के शुतुरमुर्ग थे, जबकि उनकी कल्पना दूसरे द्वीपों में की गई तो वो आकार में छोटे थे। तो ये बताए कि अलग अलग परिवेश में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, एक ही स्पीशीज अलग अलग आकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशानुगत होती है। इस तरह ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती रहती हैं। तो ये जो गुण होता है ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग मत हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी वैज्ञानिक सहमति द्वारा कोई प्रमाण नहीं दे पाए कि जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जीवों की उत्पत्ति जल द्वारा हुई, अर्थात हिम द्वारा हुई। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जीवों की उत्पत्ति दूसरी जीव से हुई है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि कौन सा जीव, जैसे पेड़ पौधे पहले आए। कुछ बताते हैं कि पेड़ पौधा से पहले भी कार्बनिक यौगिक आया। कुछ लोग बताते हैं कि वर्षा से ही सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है, परंतु अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति पूर्ण रूप से हुई। तो अभी हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो वो अलग अलग वैज्ञानिक के मत के बारे में जानेंगे। प्रयास कर रहा है कि डार्विन ने पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं के संचयन द्वारा नई प्रजाति की उत्पत्ति की कल्पना की। मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा जीवित प्राणियों में गुणों के लक्षणों को वंशानुगत होने की विधि की व्याख्या की। ये दोनों भी सही है। डार्विन बताया कि वह अनुवांशिकता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, ये बात भी सही है। मेंडल ने भी बताया कि अनुवांशिकता के जो नियम होते हैं वो पालन करता है सभी जीव। पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं मिला। तभी संभवतः उपापचयी क्रियाओं में होने वाली कुछ रासायनिक क्रियाएं पृथ्वी के वातावरण में शुरू हुई। फलता प्रारंभ में ही एसिटिक अम्ल पहले बना, जो अम्ल उसका नाम है एसिटिक अम्ल। जैसे कुछ लघु कार्बनिक अणु बहुल्यता में विद्यमान थे, ऐसे लघु अणुओं से संभवतः रासायनिक क्रियाएं द्वारा एमिनो अम्ल, लिपिड, शर्करा तथा आरएनए जैसे बृहद का निर्माण हुआ। इन बृहद अणुओं के बीच होने वाली क्रियाओं से जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जैविक अणुओं का निर्माण संभव